फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस बहुत बहुत परेशान करती है ना, लेकिन आज के इस सेशन के बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। आप मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कैलकुलेटर यूज़ करने की आदत हो जाती है और फाइनली एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लग जाता है और फंस जाते हैं बच्चों। तो आज इन प्रॉब्लम्स का मास्टर सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं और होपिंग दैट बहुत बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो के एंड में आपके साथ में दो मास्टर रिसोर्सेज जो हैं आपकी प्रिपरेशन को जो बूस्ट करेंगे वो भी शेयर करने वाला हूँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं फुल जोश में और अपनी कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठिएगा। जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा, तभी आपको रियल बेनिफिट होगा। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। चलिए लेट अस स्टार्ट विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए बच्चों, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फंडामेंटली जो ट्रिक्स होती है वो मल्टीपल जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें यूज़ होती है। जैसे कि सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बहुत ही कॉमन इक्वेशन होती है कि एक फोटोन की एनर्जी हमें निकालनी है। एक फोटोन की एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए कॉमन फार्मूला जो है वो ये होता है E = hc बाय लैम्डा। अब यहाँ पे हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं, SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब hc बाय लैम्डा के अंदर ध्यान से देखिए, ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब इनकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये तो हर बार सेम ही रहने वाली है। तो क्यों ना हम ये जो hc है इसकी वैल्यू को याद ही रख लें। अब h आप सभी को पता है ये होता है 6.6 × 10⁻34 और जो c की वैल्यू होती है ये होती है 3 × 10⁸। अब इसको अगर आप बार बार कैलकुलेट करोगे तो परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 19.8 × 10⁻26। नॉर्मली अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो बच्चों ऑप्शंस में क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज इन जनरल नहीं होते। अगर ऑप्शंस क्लोज नहीं है तो हम इसको फर्दर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इस 19.8 को हम थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, हल्का सा एरर आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा 20 × 10⁻26 यानी 2 × 10⁻25। तो अगर आंसर्स बहुत क्लोज नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है ये आपको गेम चेंज कर देगा आपका, क्योंकि इससे बहुत सारे कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएंगे, है ना। 19.8 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, मतलब लाइक समझ रहे हो, कैलकुलेशन बिकम्स मच ईजियर। मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द कैलकुलेशंस विच आई यूज्ड टू डू वर लाइक दिस ओनली। मैं सीधा 2 × 10⁻25 यूज़ करता था और सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाते थे। बस ध्यान रखना कि अगर ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं तब आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, लेकिन इस वैल्यू को अगर आप बार बार निकालोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो क्रक्स क्या है, मैं आगे और भी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, पर क्रक्स समझ जाइए पहले से ही। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ हम करते हैं उसमें कुछ वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है। तो अगर वो कांस्टेंट वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन को, उन वैल्यूज़ को अगर पहले से ओवरऑल हम याद रख लें, एक लिस्ट बना लें उसकी, तो काम हो जाएगा। वही मैं आपको आज एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दूसरा मेथड होता है जो हमारा होता है अप्रॉक्सीमेशन का मेथड। ये अप्रॉक्सीमेशन अगर हम जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे उससे भी हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। एक बात, मेरे भी एक टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि जो ये वैल्यूज़ होती है ना, ये फॉर्मूला में एंड में पुट करनी चाहिए। अगर हम शुरू में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारा सारा मामला ख़राब हो जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे पहले दिया हुआ है E की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा दिया हुआ है। अब मान लो हम अगर E की वैल्यू दी है, लैम्डा निकालना है। अब अगर हम सारी वैल्यू, कई बच्चे सारी वैल्यू एक साथ पुट करते हैं, E की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी। नहीं भाई नहीं, अगर तुम्हें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी hc/e। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो किस किस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा भाई hc की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, hc की वैल्यू जो है वो है 2 × 10⁻25 और यहाँ पे E की वैल्यू जो दी हुई है उसको निकाल दो, उसको लगा दो, है ना। कैलकुलेशंस में अगली जो बहुत बड़ी बात हमें ध्यान रखनी होती है बच्चों वो होती है यूनिट्स की। याद रखिए जो यूनिट्स हैं दे मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है भाई कि अगर आपने H के अंदर SI यूनिट्स यूज़ करी हैं, C के अंदर SI यूनिट्स यूज़ की हैं, तो लैम्डा में भी वही यूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी आपकी दी हुई है फॉर एग्जांपल कैलोरी में, अब कैलोरी में ये दी हुई है तो आप उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे ना, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल वैल्यूज कंसिस्टेंट आएंगी। तो सबसे कॉमन गलती जो हम करते हैं वो यूनिट्स में करते हैं। तो उसमें एक बार हमें हैबिट बनानी होती है कि किसी भी फॉर्मूले को अगर आप देखते हो ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बच्चों उसको बहुत ही केयरफुली देखिए, यूज़ द फॉर्मूला वेरी केयरफुली, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली चेक करना होगा कि भाई सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं तो क्या हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो कॉमनली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमेशा रखिए कि जब भी आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें सारी की सारी यूनिट्स कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट तो करो, या मान लीजिए लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट तो करो, नैनोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट तो करो।
बात समझ में आ रही है क्या? तो इस हैबिट को हमेशा बना लीजिए। तो जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उसको ध्यान रखना है। अगली चीज़, चलिए अगला डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। ये ट्रिक आपको ज़रूर ध्यान रखना है भाई। कभी कभी यहाँ पे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो ऐसे केस में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ऐसा यूनिट्स में, टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसकी वजह से सीधा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों 1240 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ नैनोमीटर में आएगा, लैम्डा यहाँ पे नैनोमीटर में आएगा। तो अगर उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इसी बेसिस पे आप कर सकते हो। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1237, लेकिन 1240 अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो, ज़्यादा एरर नहीं आएगा, बहुत माइनर्स आएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शंस इतने क्लोज भी नहीं होते हैं जितना हमें लगता है। एक और बात मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, देखो यार, इसमें डिफरेंट लोगों की अलग अलग क्या बोलते हैं रिकमेंडेशंस होती हैं, लेकिन मैं अपना रिकमेंडेशन बताता हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा। देखिए कैलकुलेटर जो भी रिकमेंड करता है ना मेरा मानना पता नहीं क्यों ही रिकमेंड करते भाई, आपकी बुद्धि चलेगी नहीं, आप जो अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव कैसे होगी? लॉजिकल सी बात नहीं है। अगर आप लगातार कैलकुलेटर्स का यूज़ कर रहे हो तो आपका अप्रॉक्सीमेशन मैथड, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कैलकुलेशंस अपनी इंप्रूव करनी है ना, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करने होंगे जिनमें कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस करोगे उतनी आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, उतनी आपकी हैबिट पड़ जाएगी कैलकुलेशंस का, मतलब आप कैलकुलेटर का यूज़ मत करें बच्चों, पाप है। मतलब ये मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन का अगर करना है तो खुद से पूरा दिमाग लगाइए, मेथड्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे, आपकी बहुत बेटर कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों, है ना। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात अपार्ट फ्रॉम दैट ये है, तो कैलकुलेटर स्ट्रिक्ट नो है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों कैलकुलेशन को एंड तक करना है। बहुत सारे बच्चे हम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी करी और उसके बाद सोचा कि अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। कई बार टीचर्स भी एंड तक कैलकुलेट नहीं करते, जिनकी कैलकुलेशन खुद की वीक होती है, बहुत बार वो भी सोचते हैं अब कर लेना, अब कर लेना। बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताना भी अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो। ठीक है, तो देयर आर टीचर्स जो एंड तक सॉल्व नहीं करते हैं, और उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन तो हम भी नहीं सॉल्व करते, हमारी भी हैबिट खराब हो जाती है। तो हमको ये हैबिट्स बनानी है, जो मैंने हैबिट्स बोली है, एंड तक सॉल्व करना। उसके अलावा सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। अब मान लीजिए हम सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के भी क्वेश्चन जितने एंड तक करते हैं उसमें कैलकुलेशन नॉर्मली थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑप्शंस में फिर भी हम थोड़ा सा पिक एंड चूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है तब तो हमें एंड तक सॉल्व करना होता है। तो अगर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन करते हैं, एंड तक सॉल्व करते हैं, उसके अलावा कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते और जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हो क्या? और कई सारे ट्रिक्स आज के वीडियो के बेसिस पे आप खुद भी बना सकते हो। जो मैंने बोला आपको क्रक्स कि जो रिपीटेटिव कैलकुलेशंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री की जितनी भी, उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ आप खुद से भी बना सकते हो। चलें आगे, अब चलते हैं आगे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन अगर करोगे तो वहाँ पे कॉमनली h/2 आएगा। अब h/2 का कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं है, मतलब यहाँ पे वैल्यू h की वैल्यू आप सभी को पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। उसके अलावा यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू करोगे तो ये कैलकुलेट करना वोंट बी मतलब लाइक वेरी सिंपल। तो इसका वैल्यू जो आता है दैट विल बी 1.05 इंटू 10 की पावर -34। यानी अगर इसको अप्रॉक्सीमेट देखें तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ गई 10 की पावर -34। समझ में आया मेरी बात? तो सिंपल इसका अप्रॉक्सीमेशन कितना बचा, 10 की पावर -34। यानी ये जो h/2 पाई है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -34 है। तो समझ रहे हो कितना आसान हो गया। और हमेशा जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यू हमें दी होती है वो एंड में पुट करते हैं। एक बार सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज हमेशा एंड में पुट करो, शुरू में पुट करोगे परेशान हो जाओगे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है बच्चों जो आपने को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास अवोगैड्रो नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा अवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों ये होती है 1/this। ठीक है, तो 1/n0 जो है 1/n0 इज इक्वल टू 1.66। ये जो है ना रिलेशन पर्टिकुलरली मोल कंसेप्ट में बहुत ही कॉमनली यूज होता है, मोल कंसेप्ट में बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें क्या बताती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 1/n0 इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, है ना। मोल कंसेप्ट में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। चलते हैं यहाँ से आगे। अब मैं आपको जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में जो यूनिट्स है बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो यूनिट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी यहाँ पे सारी की सारी यूनिट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सबसे कॉमन जो यूनिट्स यूज होती हैं
वो होती है प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, वॉल्यूम हमारी लीटर में होती है। उसके अलावा इसके बेसिस पे आर की जो वैल्यू आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आर की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, यही हमें परेशान करती है, ये आती है 0.0821। और जो टेम्परेचर होता है बच्चों को नॉर्मली केल्विन में लिया जाता है। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है, अगर हमारा प्रेशर फॉर एग्जांपल हमने किसी और यूनिट में ले लिया, वॉल्यूम हमने मीटर क्यूब में ले लिया, तो भाई सब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा उसी बेसिस पे। अगर वॉल्यूम हमने सीसी में ले लिया, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो अलग बात आ जाएगी। तो यूनिट्स का कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट्स में जो इंटर कन्वर्जन होते हैं बच्चों, दे आर द गेम चेंजर। जैसे 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारा 1000 लीटर होता है, ठीक है। प्रेशर कि कैसे इंटर कन्वर्जन होते हैं, तो ये जो वेरियस इंटर कन्वर्जन्स हैं, इन पे फोकस करना है आपको। यानी ध्यान रखिए, ये सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ जो मैंने एक्शन पॉइंट बोले हैं, कॉल टू एक्शन बोले हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। कम से कम मैं 8 से 10 कॉल टू एक्शन बोल रहा हूँ इसके अंदर, ये करना है, ये करना है, तभी आपके एक्चुअल में इंपैक्ट आएगा, नहीं तो इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ सुनते रह जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू की अगर हम बात करें बच्चों पर्टिकुलरली, तो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 1/12। 1/12 ये वैल्यू होती है, और इससे आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स मच मच ईजियर अप्रॉक्सीमेटली। अगली चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, टेम्परेचर नॉर्मली 0 डिग्री या 25 डिग्री आता है, बहुत कॉमन है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में 0 डिग्री या 25 डिग्री आएगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो अब खुद सोचो 0.0821 इंटू 273 या इंटू 295, भाई बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा ना, हमें पगला जाएंगे हम लोग कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो पगलाना नहीं है, हमें डायरेक्टली वो वैल्यू याद रखनी है। खासतौर पे 0 पे तो आरटी की वैल्यू बहुत सिंपल है, आरटी की वैल्यू आती है 22.4, और 22.4 किस फिजिकल केमिस्ट्री एंथुसियास्ट को नहीं पता, सबको पता होता है। और यहीं पे अगर 25 वैल्यू आ जाए तो बच्चों 24.46 वैल्यू आती है। तो आप देख रहे हो कितना चेंज आ रहा है। यानी जब हमारे पास 273 था तब ये था, अब 273 से 295 पहुंच गए, काफी सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। पर यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, अराउंड 10% का चेंज आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में यही होता है। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के अंदर क्या होता है, वैदिक मैथमेटिक्स में अपन देखते हैं, जिसके अंदर जितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेट हम बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट में भी उतना ही परसेंट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 273 से जब 298 आया तो अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस आया, 10% के आसपास इंक्रीज हुआ। 10% इंक्रीज से यहाँ पे भी देखिए आप अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस आ रहा है, 10% का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आई? तो अगर आपको ये पता है वैल्यू, तो अगले वैल्यू आप ऑलरेडी बता सकते हो। यू गॉट इट? तो इस तरह के जो दिमाग है ना, वो अपने आप वर्क करना शुरू करता है, अपने आप ये जो पैटर्न्स है ना, उसको दिमाग पिक करता है। जब उसको कैलकुलेशन आसान करनी है तो करनी है, तो कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर का यूज आज ही बैंड है, मतलब, ठीक है। सभी बच्चों को देखो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पता लग जाएगा मुझे कौन कौन बच्चा यहाँ तक देख रहा है। कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है, आई विल नॉट यूज कैलकुलेटर एनी मोर। जिंदगी में भी ओवरऑल कैलकुलेशन भी अच्छी रहेंगी भाई आपकी, नॉट जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री। अगला जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे सामने यूज होता है बच्चों, वो है ये, इसमें वेवलेंथ ट्रांजिशंस में यूज होती है। मतलब वेवलेंथ निकालना नॉर्मली आता है कि वेवलेंथ निकालो, नॉर्मली हो सकता है। उसके अलावा आपसे जो ऑर्बिट्स हैं उनकी वैल्यू भी पूछें, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होते हैं, अब इसमें जो आर है, ये हमारी रेडबर्ग्स कांस्टेंट है और z² दिया हुआ है। तो ये जो आर की वैल्यू है, ध्यान से देखिए, जब हमें लेमडा निकालना है तो ये लेमडा 1 में अपॉन में है, यानी नेचुरली कैलकुलेशन में हमें आर यूज ना होकर आर तो इधर जाएगा। आर जब इधर जाएगा तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है बच्चों, वो 1/r की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, 1/r की। तो 1/r की वैल्यू सीधा पुट कर दो ना यार, पहले निकालोगे परेशान हो जाओगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आर की वैल्यू होती है सेंटीमीटर वाली यूनिट में 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को अगर 1 में लेते हैं और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 912 एंगस्ट्रॉम। इट मेक्स योर लाइफ मच मच ईजियर, राइट? समझ रहे हो? अब मान लो अप्रॉक्सीमेट करना है तो इसको 910 भी कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, और वो कैलकुलेशन करने में यू कैन मेक थिंग्स, थोड़ा एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उससे उतना इंपैक्ट नहीं आता जितना हमें लगता है। चलते बच्चों उससे आगे। अब मान लो अगर हम बात करें तो भाई लॉग की वैल्यू जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लॉग की बेसिक कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हमारे सामने होनी चाहिए। तो उसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, खासतौर पे केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, जिसके अंदर लॉग का यूज काफी सिग्निफिकेंटली आता है। तो लॉग के लिए मैं सीधा एक ट्रिक बता रहा हूं। मान लो आपके लिए कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया है एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज x, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज x मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ आया, मान लो कुछ भी आया, तो सीधा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है y माइनस लॉग x। ये दिमाग में रखो, x मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ इज y माइनस लॉग x। ये सभी के सभी अभी याद कर लो। अब ये कहां से आएगा? ये सिंपल जो कैलकुलेशन करते हैं हम ना, सिंपल लॉग के जो प्रॉपर्टीज हैं वो
लगाते हैं तो उन प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद फाइनली निष्कर्ष यही निकलता है। तो भाई अगर मैं निष्कर्ष लगाने में टाइम वेस्ट करूंगा, यानी पहले मैं इसको खोलूंगा, प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, तो उससे अच्छा टाइम मेरा कितना बच जाएगा। जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है, तो y हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 माइनस लॉग, और x की वैल्यू क्या है, 2, काम हो गया। log 2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो कुछ log की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई किस log की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक और कैलकुलेशन हमें करना है, मान लो हमें कैलकुलेशन करना है, हमें दिया हुआ है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ठीक है। अब इसका मान लो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करना तो सीधा क्या करोगे, 5 माइनस log 4, है ना। अब log 4 जो है ये क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2। यानी अगर log 2 हमें पता है तो log 4 निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 4 × 10 की पावर -5 है, तो POH इस तरीके से आप निकाल सकते हो बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लॉग कुछ आपने को आने चाहिए। अब ये फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा भाई, ये जो फॉर्मूला है ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके सामने होने चाहिए। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पीपीटी ये जो PDF है हमसे शेयर कर दो तो सर मजा आ जाए, तो चाहते हो क्या? चाहते हो तो यार पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो, ठीक है, अभी के अभी। और उसके अलावा ये जो है ना इसका जो PDF है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है, ओके, आपकी इच्छा मानी जा रही है। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप उसका हिस्सा बन जाइएगा सभी के सभी बच्चों। तो यहाँ पे आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि ये कुछ की फॉर्मूला है जो अपने को पता होने चाहिए, इनका यूज आता है। अगर लॉग हमें नहीं आता तो काम नहीं चलेगा। कई बार लॉग का बेस जो है वो 10 की बजाय नॉर्मल ln होता है, तो उसको 10 में कैसे कन्वर्ट करें, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट की फॉर्मूला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं बच्चों, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज विच यू मस्ट रिमेंबर, जो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई ये तो पक्का ही पता होनी चाहिए, मतलब 4 की जरूरत नहीं है, 4 तो अपने आप निकल जाता है। 2, 3 एंड 5 तो पक्का ही पता होनी चाहिए, इनका यूज आता है। इसके बाद वाली जो है वो निकल जाती है। जैसे log 2 अपने को पता है कितना है, साथ साथ बोलना, ठीक है। घर वाले हो सकता है आपको पागल समझे, बेवड़ा समझे, डोंट वरी, साथ साथ बोलना। log 2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.3, वैसे 0.3010 होता है पर अप्रॉक्सीमेशन इज फाइन। ये जो है log 3 इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.47 आती है बच्चों, वैसे 0.4771 होती है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। अब log 4 निकालना है, तो 4 क्या हो गया भाई, 4 हो गया 2 की पावर 2, तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, है ना, वो पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स हो गया, ये 2 log 2 हो गया, 0.6 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। log 5 की अगर वैल्यू निकालो तो log 5 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, 5 हमारा हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो अगर ये 10/2 हो गया तो log 10 माइनस log 2 हो गया, ये log 10 माइनस log 2 मतलब 1 माइनस log 2, और log 2 कितना है भाई, 0.3 है। तो बात समझ में आई, log 5 कितना, 10/2, 10/2 मतलब log 10 माइनस log 2। फॉर्मूला लगाओगे तो कंसेप्ट लगाओगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, लॉगरिथम की तो काम हो जाएगा, तो इससे वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हमें 2 की पता है, 3 की पता है, तो हमें सारी वैल्यू आ जाती है। 4 तो 2 और 3 पता होना चाहिए मेनली, 5 भी हम निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं है तो 5 भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 को कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो भाई। 6 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी अब इसको जो प्रॉपर्टी लगाओगे तो log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, 2 और 3 अपने को पता है, तो 3 और 0.47 ऐड कर दो, आ जाएगा। सिमिलरली अब 7 निकालना है। अब 7 अगर हमें निकालना है तो 7 हमारा नंबर क्या हो जाएगा भैया, 7 को हमें याद रखना पड़ेगा, तो 7 की वैल्यू हमारे सामने ही आ जाएगी, ठीक है। बस ये वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को, क्लियर है। वैसे 7 का इतना रोल आता नहीं है, इतना ज़्यादा रोल आता नहीं। और मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन का भी पावर बताया, अप्रॉक्सीमेशन में बहुत पावर होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अप्रॉक्सीमेट करना, तब जाके ही क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है 2.917, तो आप उसको आराम से 2.92 तो कर ही सकते हो। 2.917 का कैलकुलेशन कितना बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। तो ध्यान रखिए, अप्रॉक्सीमेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रैक्शंस का बहुत बार यूज आता है। जैसे बहुत बार हमारे सामने मान लीजिए आ जाए 0.166, अब 0.166 हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है। हमारे सामने आ जाए मान लीजिए 0.75 क्या है, 0.14 है तो क्या है। तो ये जो फ्रैक्शंस है ना, पहले कुछ अपने को पता होने चाहिए। जैसे 1/2 सभी को पता होता है, 1/3 सभी को पता होता है। अब ये पता, ये बेस लाइन है 1/2 और 1/3। एक बार 1/2 1/3 पता है तो इसकी हेल्प से हम बाकी निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। जैसे मान लो अपने को निकालना है 1/6, तो 1/6 क्या हो गया, ये हो गया। 6 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये जो बेसिक
वैल्यूज है ना ये अपने को क्लियर होनी बहुत बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेशन में वी मस्ट नो ऑल दिस। जैसे 1/8 निकालना है, अब 1/8 कितना आएगा, तो 1/8 जो है ये किसका मल्टीपल है, 1/4 का मल्टीपल है ना। अगर 1/4 हमें पता है 0.25, तो 1/8 क्लियरली खट से हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इसके और भी तरीके होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द गुड वे, है ना। एक और तरीका भी होता है इनको करने का कि भाई आप यहाँ पे एज्यूम कर लो, एक बार के लिए 10 एज्यूम कर लो, ठीक है। अब 10 एज्यूम कर लो तो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, यहाँ वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.25 आएगा। लेकिन 1.25 अब 10 तो है, लेकिन 10 असल में तो नहीं था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/10 करोगे तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। सो ये एक और तरीका इसको सॉल्व करने का मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो ये जो एबिलिटी है आपकी कैलकुलेशन करने की, ये मतलब मस्त होनी चाहिए आपकी, एक नंबर होनी चाहिए। गॉट इट एवरीवन बच्चों। इसी तरीके से आप कोई भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। जैसे कोई भी बड़ा सा कैलकुलेशन आपके सामने है, जैसे यहाँ पे अपने सामने आ गया 28620 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे भाई, 0.25 आप सभी को ऑलरेडी पता है कि 1/4 है। अब 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, थिंग्स विल बिकम मच ईजियर। लेकिन यहीं पे 0.25 से अगर मल्टीप्लिकेशन करने लग गए तो भाई आपका तो बट्टा गोल हो गया, परेशान हो गए। सिमिलरली अगर यहाँ पे 0.75 है तो 0.75 अपने को पता है 3/4 है। 3/4 से देखो कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी। 4 से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। इसीलिए वैल्यू शुरू में पुट मत करो, एंड में पुट करो, और उसमें हो सकता है अप्रोक्सीमेशन होके जुगाड़ होके सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, इट हैपेंस। कैलकुलेशन कैन बिकम मच मच ईजियर अगर आप उसको एंड तक खींचो। शुरू में कैलकुलेशन मत करो, शुरू में वैल्यू पुट मत करो, शुरू में बस जो वैल्यू निकालनी है उसमें उसको लेके जाओ। समझ रहे हो क्या। जैसे मान लो यहाँ पे सिंपली पीवी इक्वल एनआरटी है, तो अगर हमें इसमें निकालना है एन, तो भाई एन निकालना है तो पहले आरटी को यहाँ तो लेके जाओ। अब आरटी को यहाँ पे लेके जाओ, उसमें अब देखो कि भाई अब मेरे को कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए, उसमें यूनिट्स का ध्यान रखो, और फिर आर कौन सा रखना है मेरे को। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा आप सभी को। अब इसमें अंडर रूट भी कई जगह आता है, तो कुछ अंडर रूट आप सभी को क्लियरली आने चाहिए, जिससे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और फिर मैं आपको मास्टर रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, 2 मास्टर रिसोर्सेज के बारे में। तो भाई रूट अंडर रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे सामने अंडर रूट 2 सभी को पता होना चाहिए, ये वैल्यू सभी को पता होना चाहिए। अंडर रूट 3 भी सभी को पता होना चाहिए। अंडर रूट 4 जो है ये कैसे आएगा, ये भाई इनने थोड़ी गलती कर दी। अंडर रूट 4 जो है ये निकालने के लिए इसमें 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब अगर 2 की पावर 2 हो जाएगा तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2, है ना। क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से, तो दैट विल कम आउट टू बी 2। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। तो अंडर रूट 5 हमें पता हो सकता है, ठीक है, वी कैन नो, वी शुड नो। तो ये कुछ वैल्यूज जो है अंडर रूट की, ये अगर हमें पता है तो थिंग्स विल बिकम मच मच ईजियर, बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो अगर हमें बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक डिवीजन, कुछ फ्रैक्शंस, कुछ ये रूट्स, अगर ये कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं और प्रैक्टिस हम बढ़िया करते हैं, तो हमें कैलकुलेशन अच्छा करने में कोई रोक सकता है क्या। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन गेम चेंजिंग रहा हो, यानी एकदम से आप बहुत कमाल के तीर तो नहीं बन जाओगे, लेकिन आप कईयों को डायरेक्शन मिल गई होगी कि मेरी कैलकुलेशन कमज़ोर क्यों है। जिन भी बच्चों की कैलकुलेशन कमज़ोर है, फंडामेंटली या तो वो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व नहीं करते, या वो न्यूमेरिकल वैल्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते, या उनको ट्रिक्स नहीं पता, या उनको मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उनके वीक होते हैं। इन सब वजह से ही कैलकुलेशन वीक होती है। तो इनको स्ट्रेंथन अगर तुम्हें करना है तो जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं आपको बच्चों आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो की पॉइंट्स की समरी कोई यहाँ पे भाई लिख भी देना, क्योंकि कई सारे की पॉइंट्स मैंने बताए, 7, 8, 9 की पॉइंट्स बताए हैं, वो कोई समराइज जरूर कर देना, भला हो जाएगा। पिन कर दूंगा उस कमेंट को मैं, ठीक है। अब मैं आपको मास्टर रिसोर्स बता देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, आप सभी के लिए पहली चीज तो हम लोग लेकर आए हैं अपडेटेड टेस्ट सीरीज फॉर IIT JEE। जेई के लिए, जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए अपडेटेड टेस्ट सीरीज आ गई है बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो आप सभी के सभी बच्चों उनको ज्वाइन कर लेना। इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। अपने सीनियर्स से भी फीडबैक ले सकते हो। पिछले लगभग 7 साल से इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है, उसका फायदा उठाना। एंड सेकंड मास्टर रिसोर्स है बच्चों क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन। क्रैश कोर्स जेई मेन आ चुका है अपडेटेड सिलेबस पे, जिसका नाम है रैंक बूस्टिंग कोर्स RBC। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट अ क्रैश कोर्स। दोनों की ही डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ना बच्चों। तो उसकी हेल्प तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अपन लोग अगले पर्टिकुलर सेशन में। होपिंग दैट ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।